नमस्कार बच्चों, मैं श्रीमती गीता पी नायर, व्याख्याता वाणिज्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मद्रास से। बच्चों, आज हम लेखा शास्त्र विषय के अध्याय विद्यमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन के अंतर्गत साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन की दशाएं, लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन के अंतर्गत त्याग अनुपात व लाभ प्राप्ति अनुपात व प्रच्छन्न ख्याति के संबंध में अध्ययन करेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हम साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। किसी भी साझेदारी फर्म के अंतर्गत जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी अनुबंध या समझौते के तहत अपने लाभ को आपस में बांटने का निश्चय करते हैं, किंतु जब ये अनुबंध या समझौते में परिवर्तन करते हैं तब साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है। अब हम कह सकते हैं साझेदारी फर्म का पुनर्गठन से आशय साझेदारी वैध व्यवसाय को संचालित करने तथा उसके लाभों को बांटने का दो या अधिक व्यक्तियों के बीच एक अनुबंध या समझौता है। ऐसे अनुबंध या समझौते में परिवर्तन किया जाता है तो इसे साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कहा जाता है। अब हम देखेंगे फर्म के पुनर्गठन की दशाएं कि किन दशाओं में साझेदारी फर्म को पुनर्गठित किया जाता है। पहला है विद्यमान साझेदारों के लाभ अनुपात में परिवर्तन होने पर। विद्यमान जो साझेदार हैं साझेदारी फर्म के अंतर्गत, ये साझेदार अपने अनुबंध या समझौते में परिवर्तन करके अपने लाभों के अनुपात में क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। तो ये जो साझेदार हैं अपने लाभ के अनुपात में परिवर्तन तभी कर पाते हैं जब उनके फर्म में या तो पूंजी में वृद्धि हो रही हो या प्रबंध में सक्रिय भागीदारी हो रही हो। तो इस कारण से ये अपने अनुबंध या समझौते के अनुसार ये सभी साझेदार सहमत होते हैं कि लाभ अनुपात में परिवर्तन कर लिया जाए। तो इस प्रकार से जो विशेष साझेदार होते हैं इनको किसी साझेदार को पहले की तुलना में अधिक लाभ प्राप्त होता है तो वो नफे वाला साझेदार कहलाता है, और कोई साझेदार ऐसा होता है जिन्हें पहले की तुलना में कम लाभ प्राप्त हो रहा है तो उसे त्याग वाला साझेदार कहते हैं। दूसरा है नए साझेदार का फर्म में प्रवेश करने पर। नए साझेदार का फर्म में प्रवेश से यहाँ मतलब है कि साझेदारी फर्म के तहत कुछ साझेदार ऐसे होते हैं जिन्हें सभी साझेदारों की सहमति से साझेदारी फर्म में प्रवेश दिया जाता है। ये साझेदार को प्रवेश किसी भी कारण से दिया जाता है, या तो वह साझेदार जो है अपने साथ और पूंजी ला रहा हो, और साझेदारी फर्म के अंतर्गत सभी साझेदार ये चाह रहे हो कि साझेदारी फर्म में वृद्धि किया जाए, किस तरीके से और अपने व्यापार को बढ़ाया जाए। तो उनके पास पूंजी की क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो ये निश्चित ही दूसरे ऐसे साझेदार को प्रवेश देना चाहेंगे आपसी सहमति से जो अपने साथ पूंजी ला रहा हो। तो पूंजी में वृद्धि के लिए किसी नए साझेदार को प्रवेश दे सकते हैं, या फिर वो ऐसा चाहते हैं साझेदारी फर्म के अंतर्गत विभिन्न साझेदार की फर्म को और एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत हो जिसमें और अधिक क्या हो, फर्म को चलाने की योग्यता हो। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति उन्हें मिलता है और वे सभी साझेदार चाहते हैं कि इस व्यक्ति को फर्म में साझेदार के रूप में प्रवेश दिया जाए, तो निश्चित ही वह इस तरीके के व्यक्ति को अपने साझेदारी फर्म में सभी साझेदारों की सहमति से उस साझेदार को फर्म में प्रवेश दे सकते हैं। तब जब किसी नए साझेदार को साझेदारी फर्म के अंतर्गत प्रवेश दिया जाता है तो निश्चित ही जो विभिन्न साझेदार हैं उनके लाभ में क्या होता है, लाभ अनुपात में परिवर्तन होता है। तब साझेदारी फर्म का क्या किया जाता है, पुनर्गठन किया जाता है। अब है तीसरा, किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर। अब किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर अगर कोई साझेदारी फर्म के अंतर्गत कोई साझेदार ऐसा है जो वृद्ध हो गया है, अब उसे साझेदारी फर्म के अंतर्गत कार्य नहीं करना है, या कोई साझेदार ऐसा जो अस्वस्थ हो गया है, उससे साझेदारी फर्म के अंतर्गत कार्य नहीं करना है, या फिर कोई ऐसा साझेदार जिसका दूसरे साझेदारों के साथ मतभेद हो गया हो और वह अब उस साझेदारी फर्म में काम नहीं करना चाहता हो। तो ये सारी दशाओं के अंतर्गत कोई जो साझेदार है साझेदारी फर्म से अवकाश ग्रहण कर सकता है। तो जब साझेदारी फर्म से कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तो निश्चित ही उसके अवकाश ग्रहण करने के पश्चात जो उसके
अन्य साझेदार हैं उनके बीच में उस साझेदार के तहत जो है लाभ का क्या होता है, वितरण होता है। जैसे राम, श्याम, गोपाल, सोहन, मोहन, ये सभी 5 साझेदार हैं और इन 5 साझेदारों में अगर राम अवकाश ग्रहण करता है तो ये जो 4 साझेदार हैं ये इनके बीच में फिर लाभ में क्या होगा, लाभ अनुपात में परिवर्तन होगा। तो इस दशा में भी साझेदारी फर्म का पुनर्गठन किया जाता है। अब है नेक्स्ट, किसी साझेदार की मृत्यु होने पर। साझेदारी फर्म के अंतर्गत यदि अचानक किसी साझेदार की क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए, तो मृत्यु के पश्चात जो है उसके पश्चात साझेदारी फर्म व्यवसाय वैसे ही संचालित रहेगा जैसे पहले था, किंतु इस साझेदारों के बीच में जो लाभ का अनुपात है उस लाभ के अनुपात में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। अब जैसे राम, श्याम और मोहन ये तीनों साझेदार हैं और ये 3:2:1 में अपने लाभ को बांटते हैं, किंतु अचानक से जो क्या है, श्याम की मृत्यु हो जाती है, तो अब उसकी मृत्यु के पश्चात जो उसके लाभ में हिस्सा है उसको कौन बांट लेगा, ये दोनों साझेदार आपस में बांट लेंगे। तो इस प्रकार से लाभ के अनुपात में परिवर्तन होने पर क्या होगा, फिर से साझेदारी फर्म का पुनर्गठन किया जाएगा। तो ये है साझेदारी फर्म के पुनर्गठन की दशाएं। पहला, विद्यमान साझेदारों के लाभ अनुपात में परिवर्तन होने पर। दूसरा, नए साझेदार के फर्म में प्रवेश करने पर। तीसरा, किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर। और चौथा, किसी साझेदार के मृत्यु होने पर। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन के अंतर्गत त्याग अनुपात और लाभ प्राप्ति अनुपात, जिसे नफे का अनुपात भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं त्याग अनुपात। त्याग अनुपात से यहाँ आशय है कि किसी नए साझेदार के पक्ष में जब पुराने साझेदार अपने अपने हिस्से का जिस अनुपात में त्याग करते हैं उसे त्याग अनुपात कहा जाता है। और लाभ प्राप्ति या नफे के अनुपात से आशय है कि किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण या मृत्यु हो जाने पर पुराने साझेदारों के लाभों के अनुपात में जो वृद्धि होती है उस अनुपात को हम लाभ प्राप्ति या नफे का अनुपात कहते हैं। अब हम देखेंगे त्याग अनुपात और लाभ प्राप्ति अनुपात के बीच में अंतर, जो इस प्रकार है। तो सबसे पहले देखेंगे हम आशय। त्याग अनुपात के अंतर्गत देखेंगे कि नए साझेदार के पक्ष में पुराने साझेदार अपने अपने हिस्से का जिस अनुपात में त्याग करते हैं उस अनुपात को त्याग अनुपात कहा जाता है। लाभ प्राप्ति या नफे के अनुपात में हम देखेंगे कि किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण या मृत्यु हो जाने पर पुराने साझेदारों के लाभ अनुपात में वृद्धि हो जाती है। जिस अनुपात में यह वृद्धि होती है उस अनुपात को लाभ प्राप्ति अनुपात कहा जाता है। दूसरा हम देखेंगे गणना, कि नए साझेदार के प्रवेश पर त्याग अनुपात की गणना की जाती है और साझेदार की मृत्यु या अवकाश ग्रहण पर लाभ प्राप्ति या नफे अनुपात की गणना की जाती है। तीसरा देखेंगे गणना विधि। पुराने अनुपात में जब नया अनुपात घटा दिया जाता है तो त्याग अनुपात प्राप्त होता है और नए अनुपात में जब पुराना अनुपात घटा दिया जाता है तो लाभ प्राप्ति या नफे का अनुपात प्राप्त होता है। अब चौथा देखेंगे अनुपात में कमी या वृद्धि। तो त्याग अनुपात से पुराने साझेदारों का लाभ अनुपात कम हो जाता है और नफे या लाभ प्राप्ति अनुपात से शेष साझेदारों के लाभ अनुपात में वृद्धि हो जाती है। पांचवा देखेंगे पूंजी पर प्रभाव। पुराने साझेदारों के पूंजी खाते त्याग के अनुपात में जमा किए जाते हैं और व्यवसाय जारी रखने वाले साझेदारों के पूंजी खाते नफे के अनुपात से नामे किए जाते हैं। तो ये है त्याग अनुपात और लाभ प्राप्ति या नफे के अनुपात के बीच में अंतर। बच्चों, अब हम देखते हैं प्रच्छन्न या अंतर्निहित ख्याति। प्रच्छन्न या अंतर्निहित ख्याति, जिसे छिपी हुई ख्याति भी कहा जाता है। कभी कभी प्रश्न में फर्म की ख्याति का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया जाता, तब किस प्रकार ये ख्याति निकाली जाती है, चलिए देखते हैं। कभी कभी प्रश्न में फर्म की ख्याति का मूल्य स्पष्ट रूप से नहीं दिया होता है। ऐसी दशा में ख्याति पूंजी संरचना के माध्यम से अथवा लाभ विभाजन के आधार पर अंतर्निहित विधि से ज्ञात कर ली जाती है। चलिए अब उसको एक उदाहरण द्वारा हम देखते हैं।
ए और बी एक फर्म में साझेदार हैं। ए की पूंजी कितनी है? 25,000 रुपए है। बी की पूंजी कितनी है? 15,000 रुपए है। अब ये ए और बी ये दोनों साझेदार जो हैं अपने लाभ का विभाजन किस अनुपात में करते हैं? बराबर अनुपात में करते हैं। अब वो सी जो नया साझेदार है उसको फर्म के लाभ में 1/4 हिस्से के लिए क्या करते हैं? सम्मिलित करते हैं। और इस सी की पूंजी कितनी है? 15,000 रुपए पूंजी है इसकी। अब हम फर्म की कुल पूंजी देखेंगे तो कितनी होगी? 15,000 गुना 4 यानी 60,000 रुपए। किंतु हम अब कुल पूंजी देखेंगे, कुल पूंजी कितनी है हमारे साझेदारी फर्म की? तो ए की कितनी है? 25,000, बी की कितनी है? 15,000 रुपए और सी की कितनी है? 15,000 रुपए। मतलब कुल पूंजी कितनी है हमारे पास? 55,000 रुपए। अब इस 60,000 रुपए में 55,000 हम घटाएंगे तो जो 5,000 रुपए निकलेगा ये है ख्याति। ये क्या है? हमारी ये जो 5,000 निकला है ये है हमारी ख्याति जो छिपी हुई थी। तो ये है प्रच्छन्न या अंतर्निहित ख्याति। और इस विधि का प्रयोग तभी किया जाता है जब कोई साझेदार अपने साथ नकद नहीं लाता है और ये जो ख्याति है ये छिपी रहती है, दिखाई नहीं देती। जो आज जो हमने पढ़ा फर्म का पुनर्गठन, त्याग अनुपात, लाभ प्राप्ति अनुपात और प्रच्छन्न ख्याति, उससे संबंधित आपके सामने अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं। आपके साझेदार भाग के अंतर्गत आपको 4 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा और 1 अंक के 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपके प्रश्न इस प्रकार हैं। अति लघुत्तरीय में पहला प्रश्न है त्याग अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस डैश। दूसरा है प्राप्ति अनुपात बराबर नया अनुपात माइनस डैश। तीसरा प्रश्न है साझेदारी फर्म के पुनर्गठन का क्या आशय है। लघुत्तरीय प्रश्न में देखेंगे। पहला प्रश्न प्रच्छन्न ख्याति से क्या आशय है, इसकी गणना किस प्रकार की जाती है। दूसरा प्रश्न है त्याग अनुपात और लाभ प्राप्ति अनुपात में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आशा करती हूँ आज जो हमने पढ़ा फर्म का पुनर्गठन, त्याग अनुपात, लाभ प्राप्ति अनुपात और प्रच्छन्न ख्याति वो आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।